नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए करियर अपॉर्चुनिटी इन हिस्ट्री के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज की हमारी गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना सिंह का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर वंदना, आप अपने स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं तथा एक उत्कृष्ट प्रोफेसर के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में आप राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने अभी तक करीबन 26 रिसर्च पेपर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित करवाई है तथा आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिनका नाम है संथाल विरोध। तो उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स आपसे आज बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ आपको इनवाइट करती हूँ आज की परिचर्चा में। और सबसे पहले हमारे व्यूअर्स आपसे यह जानना चाहेंगे कि इतिहास में आपकी रुचि कब और कैसे हुई तथा आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैडम वंदना। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपका आभार मुझे इस रेनाउंड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, स्पेस देने के लिए। और मैम ने जैसा मेरा परिचय करा दिया, मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कर रही हूँ। इतिहास में मेरी रुचि सच कहूँ तो बहुत बचपन से नहीं थी, लेकिन जैसे थोड़ा मैं जब हायर क्लासेज में गई, मतलब हाई स्कूल के टाइम में, तो फिर जब अपने पेरेंट्स के साथ मैं कभी साउथ इंडिया, कभी नॉर्थ इंडिया के जगहों पे जाती थी, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखती थी, चाहे वो लाल किला हो, चाहे हुमायूं टॉम्ब हो, चाहे दक्षिण के मंदिरें हो, चाहे आदि शंकराचार्य का टेम्पल हो या म्यूजियम हो, तो फिर मेरे मन में धीरे धीरे ये उत्सुकता आने लगी। फिर जब थोड़ा क्लासेज और मतलब प्लस टू में आई, तो धीरे फिर उसके बाद इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में लिया, और उसमें 11th-12th में हमें बेसिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो वो उसको पढ़ने के क्रम में हमें पता चला कि इतिहास जो है वो सिर्फ तिथियों का, शासकों का वर्णन नहीं है। जैसा कि पहले दिमाग में जो भी लोग इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि इतिहास तो क्या है, बस डेट्स याद कीजिए, सारे राजाओं का शासनकाल याद कीजिए। एक्चुअल में इतिहास सिर्फ वो नहीं है। इतिहास के गर्भ से हम निकले हैं। तो अगर हमें आज को जानना है, वर्तमान को जानना है, तो हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रमशः मेरी रुचि उसमें डेवलप हुई। फिर उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन आते आते मॉडर्न इंडिया में, ब्रिटिश पीरियड में मेरी रुचि काफी बढ़ गई, और मैंने उसी में रिसर्च भी किया। नेट, जेआरएफ, पीएचडी, एसआरएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। इस क्रम में मैं उसमें समझिए धीरे धीरे और जैसे डीप उतरती गई, तो लगा कि ये गहन विशाल सागर है। इसको पूरी तरह से समझ पाना या पूरी तरह से जान पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसलिए इतिहास को हम बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जी, और आजकल आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? जी, आजकल मैं माइग्रेशन पे काम कर रही हूँ। माइग्रेशन इन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है। जैसे इंडियन डायस्पोरा आप सुनते होंगे, राम गुलाम सुने, और वो जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। फिर सूरीनाम में तोताराम चांडिल्य का है कि बुक है, इसमें विक्रम नायपाल की बुक है। तो जो हमारे देश से एज गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो लोग बाहर गए, चाहे वो सूरीनाम में, मॉरिशस में, फिजी में, गयाना में, तो उन्होंने वहां पे किन मुश्किल हालात का सामना किया। वो ऐसे क्या कंडीशन थे जो यहाँ से उनको पुश फैक्टर बोलते हैं, फिर वहां से पुल फैक्टर कौन सी चीज थी जो उनको खींची, और उन्होंने अपने आप को दूसरे देश की धरती पर न सिर्फ एस्टैब्लिश किया, बल्कि आज इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा विश्व पे प्लेटफॉर्म है। तो मैं अभी उसी में कोशिश कर रही हूँ। कुछ पेपर्स मेरे उस पे पब्लिश हुए हैं,
और बहुत जल्दी मैं एक बुक के रूप में जितने भी माइग्रेशन से रिलेटेड, चाहे वो वुमेन माइग्रेशन हो, अभी जैसे लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने एक जनरल स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 एंड देयर चैलेंजेस, मैंने ये पेपर प्रेजेंट किया था। तो माइग्रेशन अपने आप में बहुत ही पेनफुल भी होता है, लेकिन कल्चरली वो चेंज लाने वाला भी होता है। तो ये सारी चीजें मैं माइग्रेशन में अभी कर रही हूँ, और मेरा जो टाइम है वो कॉलोनियल पीरियड है। चूंकि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास थोड़ी पीछे की चीजों को, और मॉडर्न इंडिया में मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं उसी टाइम फ्रेम में ये काम कर रही हूँ। बहुत खूब। आप आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री एक समंदर है जिसके अंदर जितना ढूंढे वो कम है। तो जी उम्मीद है मैम। कि हमारे जो व्यूअर्स है आपका जरूर ही लाभ उठाएंगे। तो आइए जी हम आज की परिचर्चा जो करियर अपॉर्चुनिटीज इन हिस्ट्री है को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम आज की परिचर्चा को पावर पॉइंट के माध्यम से करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और साथ ही फिर प्रेजेंटेशन शेयर करके फिर हम अपनी परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमारा प्रेजेंटेशन देख पा रही होंगी? जी। करियर अपॉर्चुनिटीज इन हिस्ट्री। तो यस। इसमें हमें पहले ये जानना, अभी तो मैंने बताया इतिहास में, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, ये कोर सब्जेक्ट है। ये कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स नहीं है लाइक मेडिकल इंजीनियर। तो इसको पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें किसी किसी स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है। और इतिहास ज्ञान के लिए और रोजगार दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बशर्त ये है कि उसमें रुचि होनी चाहिए। ये फैक्ट्स का, इवेंट्स जो भी है हमारे पास्ट में, अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें, मेडिएवल पीरियड की, मतलब हमारे सभ्यताओं के विकास के क्रम से अब तक की जितनी भी जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशन है, चाहे वो सिकंदर के टाइम का हो, नादिर शाह का हो, आज के टाइम में अगर सब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान रहे हैं कि फिर से हिस्ट्री रीराइटिंग की बात हो रही है, इतिहास के पुनर्लेखन की बात हो रही है। तो अभी तो इतिहास को जानने का और ज्यादा एक क्रेज बढ़ा है, तो इसलिए इतिहास जान, ज्ञान और रोजगार दोनों का दरवाजा खोलता है। और इसमें हम जब करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आप इसमें आगे ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर कुछ उसके स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं वो करेंगे, तो आपके लिए करियर के की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ से निकलती है। हिस्ट्री जो है वो उसके 3 डिवीजन है, एंशिएंट प्राचीन इतिहास, ये मेडिएवल और मॉडर्न। अब मैं बात करती हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास है क्या। तो ये सभ्यताओं का इतिहास है। फॉर एग्जाम्पल भारत में कहा जाता है कि हमारी सभ्यता 4500 या लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है। कुछ 100 साल पहले तक 1921 में दयाराम सहनी, फिर उसके बाद 22 में राखलदास बैनर्जी ने जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की, उससे पहले तक माना जाता था कि वैदिक सभ्यता हमारी पुरानी सभ्यता है। तो जैसे जैसे नई चीजें सामने आती, अभी हाल में मैंने देखा राखी गढ़ी में कुछ ऐसा एक्सकेवेशन हुआ है, कुछ ऐसे जो उसमें से एक्सकेवेशन की जो आइटम्स मिले पुरातत्व के, तो वो स्केलेटन मिला है। हो सकता है कि आज से कुछ साल के बाद ये माना जाने लगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले भी हमारे यहाँ सभ्यता बसती थी। तो ये पूरे वर्ल्ड में मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मानव जो पाषाण क्रम से उठकर, पाषाण युग से उठकर सभ्यता के दरवाजे तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आपस में कौन सी सभ्यताओं का आपस में व्यापार संबंध था। जैसे हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उसके जर्मनी में, इजराइल में बहुत सारे उसमें से सिमिलरिटी कुछ कुछ मिलती है, जिंद अवेस्ता से मिलती है। जब जर्मनी की बहुत सारे जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत सी थ्योरी उस पे इतिहासकार उस पे स्टडी करते हैं और नई थ्योरी सामने आती है। तो ये सारी जो वर्ल्ड वाइड हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हर देश का अपना अपना इतिहास होता है। अब बात करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री।
तो ये मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन जो इतिहास है, ये एंशिएंट के बाद का अगला फेज है। तो क्रमिक रूप में पढ़ने से है कि किसी को भी समझना आसान होता है। सभ्यताएं आई, पाषाण युग से हम सभ्यताओं के विकास में आए, फिर सभ्यताओं का अंत हुआ, उसके बाद राष्ट्र राज्यों का उदय होना, साम्राज्यों का, रोमन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य, टर्किश अंपायर। तो ये सारी चीजें जो साम्राज्य के रूप में उद्भव हुआ, मानव सभ्यता का एक क्रम, विकास का एक क्रम और आगे बढ़ा, नगरों का उदय हुआ। तो उसके बाद धर्म युद्ध शुरू हुआ, यूरोप में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हमारे यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो प्राचीन भारत काल में आ गया था। मध्यकालीन भारत में हमारे यहाँ मुगलों का आना, नादिर शाह का आगमन, अहमद शाह अब्दाली का, तैमूर का। तो ये मेडिएवल हिस्ट्री। अब आते हैं मॉडर्न पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मॉडर्न हिस्ट्री उसका अगला फेज। मॉडर्न हिस्ट्री ओवरऑल वर्ल्ड में हम तब से मानते हैं जब 1789 में फ्रांस की क्रांति आती है, फिर चाहे वो 1760 टू 1820 कहीं 40 तक माना जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आता है। तो उसके बाद एक नई वैल्यूज, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है। तो नेशन का, कोलोनाइजेशन का, एम्पीरियलिज्म का, ये सारे थॉट एक साथ, उसके साथ लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये सारे थॉट्स पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो तब से हम मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। भारत के संदर्भ में बोले तो यहाँ पे 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, तब से हम आधुनिक इतिहास मानते हैं, क्योंकि तब मुगल शासन, मुगल अंपायर का वहां पे अंत होता है। मतलब ऑफिशियली मुगल अंपायर 1857 तक था, लेकिन ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहां से हमारे देश में शुरू होता है। तो एक नए एरा, नए युग की शुरुआत होती है। और इसको हम वॉर ऑफ मतलब 1947 तक पढ़ते हैं, जिसमें हमारे यहाँ गांधी है, नेहरू है, पटेल है, नेशनलिस्ट मूवमेंट है, बहुत सारे सारी जर्नी को हम पढ़ते हैं। उसके अलावे जो हमारे सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इतिहास की अलग अलग धाराएं, वो सारे निहित हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिएवल में और एंशिएंट में। तो हम सिर्फ किसी कालक्रम में शासन को नहीं पढ़ते हैं, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय की जो महिलाएं थी उनका सिचुएशन कैसा था, आज जिनको मार्जिनलाइज सेक्शन बोलते हैं, उनकी स्थिति क्या थी, और वो पूरा इंटरेक्शन आपस में कैसा था, ये सारी चीजें हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। अभी हमारा भारत के संदर्भ में बोले तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अब शुरुआत हो गया है। तो मॉडर्न जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद अब हमने काफी लंबी जर्नी तय कर ली है। तो हम इतिहासकार ये मानते हैं कि लगभग 30 साल पहले तक के समय को हम इतिहास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम अब पढ़ने लगे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा ज्यादा आपकी दृष्टि को व्यापक भी बनाती। जी, बहुत खूब। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कनेक्ट भी करा, जिसे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ पाए होंगे और शायद हिस्ट्री को जानने की उत्सुकता भी उनके अंदर आई होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक हिस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए किन-किन स्किल्स की आवश्यकता होती है। जी। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि जो हिस्ट्री है उसमें करियर अगर हम बनाएंगे, ये एक रेगुलर कोर्स है। ये ध्यान, हमारे व्यूवर्स को ये ध्यान रखना है कि ये प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स नहीं है, रेगुलर कोर्स। तो रेगुलर कोर्स में आपको थोड़ा ज्यादा समय देना होता है, ज्यादा लंबी जर्नी तय करनी, बट उसका प्रभाव भी ज्यादा अस्थायी, सस्टेनेबल होता है। तो इतिहास में आप या तो एकेडमिक्स के फील्ड में जाएं या फिर दूसरे फील्ड में जाएं, मैं आगे डिस्कस करूंगी जॉब प्रोफाइल में। तो हर फील्ड के लिए सेम स्किल नहीं चाहिए। जैसे कि आप अगर रिसर्च स्किल है, तो इसमें जिसको मान लीजिए आप एज ए प्रोफेसर है, एज ए टीचर है, एज ए रिसर्चर है, उसके अंदर रिसर्च स्किल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है
वो हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहा है, तो उसको उतना उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है जितना कि अब तक जो किया गया है उसको अच्छे से पढ़ने और जानने की जरूरत है। तो कुल मिला के रिसर्च स्किल होना आवश्यक है इतिहास को, हिस्ट्री को, अगर आप एक सब्जेक्ट के रूप में आगे लेकर जाना चाहते हैं। फिर जाके दूसरा है आपका एनालिटिकल स्किल। और ये जो एनालिटिकल स्किल है ये रिसर्च स्किल से कनेक्टेड है। अब रिसर्चर अगर आर्काइव से, आर्कियोलॉजिकल ऑफिस से जो डेटा कलेक्ट करता है, जो मटेरियल कलेक्ट करता है, उसको वो अपने एनालिटिकल स्किल से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मैच करता है कि कहीं फैक्ट्स क्या है। अगर एक सोर्स उसका बोल रहा है कि नहीं इस पीरियड में ये हुआ, अगर उसका दूसरा सोर्स आर्काइव से ही मिला हुआ उसको नहीं अप्रूव करता है, तो एनालिटिकल स्किल उसका वहां पे काम करेगा, वो फिर तीसरे सोर्स से उसको मैच करेगा। तो ये जरूरी है एनालिटिकल स्किल आपके लिए। और जैसे कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भी पुरानी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, उसके अलावे और भी जो सोशल इनइक्वालिटीज है, अगर उस पर भी जब बात करते हैं तो वहां भी आपको एनालिटिकल होना पड़ता है। और इतिहास सोर्सेज के बिना कुछ नहीं है। इतिहास में और साहित्य में हम अक्सर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि साहित्य और इतिहास में यही फर्क है। साहित्य जो है वो इमेजिनेशन से चलता है, इतिहास नहीं चलता है। ये उतना ही चलेगा जितना उसके स्रोत, उसके साक्ष्य उसको चलने देंगे, उसके अलावा हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज एनालिटिकल स्किल हो गया। कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। अपने स्टूडेंट से आप कैसे कम्युनिकेट, अपने जो कलीग्स हैं, इसके अलावा अगर आप आर्काइविस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, म्यूजियम डायरेक्टर हैं, तो हर फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल का होना आपका मस्ट है। हाँ, ये चीज है कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ है कि आपका नॉलेज बेस्ड कम्युनिकेशन भी है, तो आप धीरे धीरे उसको डेवलप करके आपका डेप्थ होना चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है। अब उसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे। ये एक ऐसा स्किल है जो इतिहास जो जानता है, अगर पढ़ता है तो वो अपनी खोजी नजरों से चीजों को देखने लगता है, तो बहुत सारी चीजें जो उसको इंटरकनेक्टेड दिखने लगती है। तो जो इतिहासकार है वो क्या करता है, उनके बैग में जाता है, उनका बैकग्राउंड देखता है और उनको आज से कनेक्ट करता है कि अगर उनकी स्थिति ऐसी है तो उसके पीछे क्या क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स है और किस जर्नी से ये गुजरे हैं, तब जाके आगे का रास्ता वो आराम से तय कर पाए। तो ये चीज, ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री या इकोनॉमिकल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री आप पढ़े, उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल आपका होना मस्ट है। आपका हिस्टोग्राफी है या हिस्ट्री राइटर है, उसका इंटरपर्सनल स्किल जो है वो उसको बहुत सारे जो दुविधाएं हैं, डाउट्स है, उसको क्लियर करने में काम आता है। और दूसरे लोगों के साथ वो जितनी कुशलता से संवाद करता है, उसके बाद लाइक म्यूजियम ऑरेटर है, आर्काइविस्ट है, इन सारे जो प्रोफेशन है हिस्ट्री से रिलेटेड, लाइब्रेरी में भी जाते हैं, जर्नलिज्म में भी जाते हैं, उन सब के लिए ये इंटरपर्सनल स्किल जरूरी है। अब राइटिंग स्किल पे बात करते हैं, तो राइटिंग स्किल जो है वो इतिहास लेखन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इतिहासकार बन रहे हैं, अगर आप टीचर प्रोफेसर हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल, लेकिन दोनों की राइटिंग का पैटर्न अलग अलग होगा। तो बट ये एक फैक्ट है कि आपकी जितनी अच्छी लेखन क्षमता होगी, उतना अच्छा आप चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लिख पाएंगे। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आप जानते बहुत अच्छे से, पर आपकी जो लेखन क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। राइटिंग स्किल को इसमें डेवलप करने की जरूरत होती है, उसमें एनालिटिकल अप्रोच भी लगाना पड़ता है। तो ये इसलिए इस स्किल पे भी ध्यान देने की और इसको डेवलप करने की, अगर किसी में ये नहीं है तो वो कोशिश करके इसको आराम से डेवलप कर सकता है। शर्त ये है कि आपको अपने विषय की समझ और जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग है, उसमें यही है कि जैसे आपका जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको आप क्रिटिकल एनालाइज करेंगे,
फिर आप क्या करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से अपनी फाइंडिंग लेके आए। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी, ये हिस्ट्री में मस्ट है। हिस्ट्री राइटिंग के लिए बायसनेस नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता, ये दोनों एकदम बहुत आवश्यक शर्त है एक हिस्ट्रियोग्राफर के लिए, हिस्ट्री राइटिंग के लिए। और हिस्ट्री के जो भी जानकार हैं, चाहे वो किसी चीज कहीं पे सम्मेलन में बोल रहे हों या किसी भी, लेकिन आज के माहौल से देखें तो बहुत सी जगहों पे इस ऑब्जेक्टिविटी की कमी पाई जाती है, जो कि ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं बनता है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप में ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपको किसी के लिए पूर्वाग्रह, बायसनेस नहीं रखना है। जो आपका फैक्ट्स बोल रहा है, जो आपका साक्ष्य बोल रहा है, आप उसी के साथ रहेंगे। अपने मन से, अपने दिमाग से आप उसमें कुछ भी अपनी बात को नहीं रखेंगे। इसको ऑब्जेक्टिविटी के रूप में हम लेते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री के फील्ड में, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारे में जब आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होगी, आपका जो बाकी हिस्ट्री का जो नॉलेज है, बाकी आपका इंटरपर्सनल स्किल है, तो आप ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में आपको करना है कि जैसे आप मान लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आपके जो भी एक्सकेवेशन है, जो भी आपके पास मटेरियल्स आते हैं, या वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता काम आती है। हेरिटेज और मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, वहां आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता काम आती है कि आपको बजट भी प्लान करना होता है, प्रोजेक्ट्स भी प्लान करना होता है, उसके थ्रू लोगों से काम भी करवाना होता है। तो इसलिए अगर आपको उन सारे फील्ड्स में जाना है तो इसके लिए आपको में ये स्किल का होना आवश्यक है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला, चूंकि ये रेगुलर कोर्स है, तो आपको जाहिर सी बात है 10+2 करेंगे, उसके बाद से बीए इन हिस्ट्री करेंगे, और हिस्ट्री ऑनर्स अभी तो सिंपल हिस्ट्री का है नहीं, 3 इयर्स नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 इयर्स भी इंक्लूड करने जा रहे हैं। बट हम आज की बात कर रहे हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होगा फिर उस पर बात की जा सकती है। तो 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, जहां से भी करें, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें, चाहे वो बीएचयू से करें, चाहे वो जामिया मिलिया से करें, चाहे वो उस्मानिया से करें, उसमें आपको हिस्ट्री ऑनर्स आपका होना जरूरी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन का टाइम आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। और स्पेशल जैसे मेडिएवल है, मॉडर्न है, इन सारी चीजों में से जो आपके इंटरेस्ट का एरिया है, आप वहाँ पे अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे बस यही है कि आपका ग्रेजुएशन में 55% कहीं आता है, माना जाता है, कहीं 50% माना जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपको मार्क्स स्कोर अच्छे लाने होंगे। और एज लिमिटेशन कहीं कहीं पे 26 इयर्स है, कहीं पे वो भी नहीं है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज इस मामले में अपने अपने नॉर्म्स एंड रूल्स रखते हैं। और एलिजिबिलिटी में एक और बात मुझे कहनी थी कि जैसे आजकल इस साल से CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए और यूजी के लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ ने किया है। तो अब आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो मार्क्स से ज्यादा आप एंट्रेंस टेस्ट में कैसे क्वालिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये सेंट्रल लेवल पे ये चीज होने लगी। तो इसके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी में कि आप अच्छी पढ़ाई करें और अपने नॉलेज को, अपने प्रिपरेशन को खूब उस लेवल तक लेके जाएं कि आपको अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सके। थैंक यू। और हाँ, उसके बाद हम मास्टर्स पे आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट तो हो गया, डॉक्टर अगर पीएचडी करना है हमें, किसी को अगर मास्टर्स के बाद हायर एजुकेशन में जाना है, कुछ लोग हैं कि वहां से रुक जाते हैं, या तो फिर वो कई एक शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, आर्काइव्स के लिए भी होते हैं। वहां पे नेशनल आर्काइव्स है दिल्ली का, वो कुछ 1 ईयर 2 ईयर कोर्स कराता है।
या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ कोर्स शॉर्ट टर्म कराए जाते हैं। कुछ कोर्सेज जो है वो म्यूजियम, बिहार म्यूजियम ने अभी 2 कोर्सेज शुरू किए हैं। तो इस तरह से कुछ लोग जो है वो अपने जर्नी को वहां से चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन में, टीचिंग फील्ड में जाना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है, तो डॉक्टरेट तो करना ही होगा, पीएचडी। इसके साथ आपको यूजीसी नेट क्लियर करना मस्ट है। और अगर नेट जो अभी एनटीए ले रही है हमारे टाइम में, यूजीसी नेट अभी भी बोला जाता है, लेकिन एनटीए अब कंडक्ट करती है। उसके लिए भी वही आपको 50% या 55% अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए, सेक्शन के लिए अलग-अलग परसेंटेज है वो करना है। और ये ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बाद आप अगर जेआरएफ मिलता है तो आपको एक हैंडसम अमाउंट, ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास अभी ये अमाउंट है, वो आपको ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक मिलेगा। तो उस अमाउंट के साथ आप अपनी पीएचडी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पीएचडी हो जाती है, कहीं वैकेंसी आती है तो आप बहुत आराम से एलिजिबल होंगे कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उस साथ में आपको कुछ रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश कराने होंगे। और अगर आप और ज़्यादा आगे करना चाहते हैं तो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आप जा सकते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि क्या-क्या कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल? हाँ, ये सारे जो रेगुलर और ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो हैं बीए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ये 3 ईयर कोर्स है। बीए इन एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारे बीए जो कि 3 ईयर कोर्स हैं। और बीए एक सिंपल हिस्ट्री, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीएड हिस्ट्री में है वो भी 2 इयर्स है। मास्टर्स में है कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है। अगर आप इससे मास्टर करते हैं तो आपको आर्कियोलॉजिकल फील्ड में जाने की संभावना आपकी बढ़ती है। फिर एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री है। मास्टर्स जो है आपका 2 ईयर का ही होता है। फिर चाहे वो एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, एमए इन जनरल हिस्ट्री है और एमफिल भी है। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया गया है, बट मैं फिर से कर रही हूँ कि अभी कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि जेएनयू है, जामिया मिलिया है, वहां पे भी एमफिल चल रहा है। डीयू में इस साल या नेक्स्ट ईयर से वो बंद कर देगा। तो आपको फिर पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का हो जाएगा। लेकिन अभी जब एमफिल अगर आप कर रहे हैं तो एमफिल 2 इयर्स का है, फिर पीएचडी का जो कोर्स होता है वो 3 इयर्स का होता है। पीएचडी के लिए अब प्री पीएचडी टेस्ट होता है। ये या तो नेट क्वालिफाई आपको करना है या प्री पीएचडी टेस्ट होता है। जैसे हर स्टेट का अपना अपना टेस्ट होता है, आपको वो क्वालिफाई करना ही होगा, तब जाके आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। फिर उसके बाद आपको उसका कोर्स वर्क करना होता है, रिसर्च करना होता है अपने इंटरेस्ट के, अपने चॉइस के फील्ड। जी मैम, तो हमारे व्यूअर्स कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम भी जानना चाहेंगे। जी जी हाँ, हमारे जो कुछ टॉप कॉलेजेस है, लेडी श्री राम कॉलेज है न्यू दिल्ली, लॉयला कॉलेज है चेन्नई, मिरांडा हाउस है, रामजस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनको बहुत अच्छे रैंकिंग में रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज है, वो भी आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसका जामिया मिलिया है, बीएचयू है, अशोका यूनिवर्सिटी है, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, फिर विवेकानंद डिग्री कॉलेज बेंगलुरु का है, विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई का है। तो जितने भी जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के भी जो बहुत हमारा हिस्ट्री कांग्रेस वहाँ 2 साल पहले हुआ था, उनका बहुत रिच डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से आपका थोड़ा एक्सपोजर लेवल बढ़ता है, आपको फैकल्टी और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपको चीजों को समझने में, आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और एडिशनल है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वो भी एक ब्रांच है आपका। जैसे हम अगर आप सोशल साइंस हिस्ट्री के सोशल हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है तो आप सोशल साइंटिस्ट बन सकते हैं।
टाटा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है कुछ कोर्स। अगर आप वहाँ से कुछ कोर्स करते हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपको इसमें काम करने का मौका मिल सकता है। तो टिस के साथ सोशल साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो कि एक हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, हिस्ट्री में आगे बढ़ने वाले हैं, वो कौन से एग्जाम्स लिख कर एडमिशन ले सकते हैं। जी मैम। तो हिस्ट्री में जो एडमिशन लेने के लिए दो तरीके से, एक तो है कि आप एंट्रेंस एग्जाम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब लेना है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है। इस साल से हालांकि इसमें मार्जिनली उसमें कुछ चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। BHU का टेस्ट होता है, अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट है, एट JMI जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट है, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, और यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री एंट्रेंस टेस्ट है, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम IIT मद्रास, और भी IIT खड़गपुर और IIT कानपुर में भी कुछ सोशल साइंस से रिलेटेड, उसमें हिस्ट्री के भी किसी ब्रांच से रिलेटेड पढ़ाई अभी शुरू की गई। जॉब प्रोफाइल में आर्कियोलॉजी पहला है। आर्कियोलॉजी का जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी फील्ड में जाते हैं, उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो ये है कि वो जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से उनके पास जो मटेरियल आते हैं उसकी स्टडी करना, उसको पब्लिक डोमेन में रखना और उस पर पेपर भी पब्लिश कराना, ये मेन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, या आर्कियोलॉजिस्ट बोले या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले बोले, उनका ये जॉब प्रोफाइल है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। तो ये हिस्टोरियन जो है वो उसमें बाय प्रोफेशन हिस्टोरियन है या वो टीचर के टीचिंग का काम कर रहा है, उसके अलावा वो हिस्टोरियन है। उसका जो काम है वो मेन है कि वो डेटा को, सोर्सेज को कलेक्ट करना, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसको एनालिटिकली ऑब्जेक्टिविटी के साथ एनालाइज करके फिर वो हिस्ट्री राइटिंग का काम करता है और कुछ नई चीजें सामने लाता है, ये उसका जॉब प्रोफाइल में माना जाता है। फिर आर्काइविस्ट है। आर्काइविस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उनके यहाँ पूरे अंबार रहते हैं, पूरे डेटा रहते हैं, रिपोर्ट्स रहते हैं, गजेटियर्स रहते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल, तो उन सबको प्रिजर्व भी करते हैं, कंजर्वेशन भी है, उसके अलावा इंडेक्सिंग करते हैं। फिर रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, उन्हें वो इंडेक्स के उनकी जरूरत के हिसाब से वो मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो आर्काइविस्ट होते हैं वो पब्लिक डोमेन में जो उनके पास मटेरियल्स है वो टाइम टू टाइम बुक या सब के रूप में, जर्नल के रूप में सामने लाते हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज मैनेजर। ये जो हेरिटेज मैनेजर है इनका काम है जो भी हेरिटेज है हमारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स में, चाहे फिर हेरिटेज के जो भी स्पेशल जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनकी देखभाल करना और उसकी बजट की प्लानिंग करना, उस पर अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करना, ये सारे हेरिटेज मैनेजर का जॉब प्रोफाइल है। और इसके लिए उनको आवश्यक जो योग्यता होती है वो आर्काइव्स या म्यूजियम स्टडीज में उनका मास्टर्स होना मस्ट होता है। फिर जाके म्यूजियम डायरेक्टर है, ये भी म्यूजियम से रिलेटेड इनका काम है। उसमें म्यूजियम के जो भी आइटम है उसको प्रिजर्व करना, जो उनके विजिटर्स हैं उसके अलावा उसका एक्सपेंशन करना, और म्यूजियम डायरेक्टर और म्यूजियम क्यूरेटर, ये दोनों म्यूजियम से रिलेटेड इनका जॉब प्रोफाइल है। स्पेशली उनका म्यूजियम के जो भी उनके मटेरियल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, इसका प्रिजर्वेशन। सिविल सर्विसेज, ये बहुत ही पॉपुलर है हमारे हिस्ट्री के जो भी लर्नर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वो हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करते हैं और उसमें सफलता का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज है, चाहे वो सिविल सर्विसेज UPSC हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, जनरल स्टडीज में भी 30% तक जो क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसका उनको डबल बेनिफिट मिलता है, आपको GS पेपर क्वालिफाई करने में और अपने सब्जेक्ट के प्रिपरेशन।
जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, जो कि आपकी हिस्ट्री, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की समझ है, तो आप जो भी अभी सामने जो मुद्दा आता है, जो भी समस्याएं आती हैं, आप उसकी गहन पड़ताल करने में बहुत सक्षम होते हैं। तो जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो कोई भी बर्निंग इशू को उसके बैकग्राउंड से लेके आता है। और उस पे डिफरेंट चैनल्स है, हिस्ट्री का चैनल आता है, उस पे भी आप ये अपने अपने किसी भी स्पेसिफिक किसी टॉपिक को ये रेडी करके शो कर सकते हैं। टीचर और प्रोफेसर है, उसका काम है हमारे जो स्टूडेंट है उसको अपना जो नॉलेज है उसको उस तक पहुंचाना और उसको अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट करना। लेकिन प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, उसको अपना भी एकेडमिक इम्प्रूव जो इंडेक्सिंग है, एकेडमिक जो उसका नॉलेज है उसको बढ़ाते रहना है। तो इसके लिए उस पे हमेशा उस पे रिसर्च करना, उसके पेपर्स पब्लिश कराना, बुक्स लिखना, ये सारे काम भी टीचर और प्रोफेसर का होता है। टीचर, स्कूल टीचर में थोड़ा कम है, कॉलेज के प्रोफेसर के लिए ये सारी चीज एपीआई स्कोर आजकल उनके लिए मस्ट किया गया है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्सेस, तो वो उनका जॉब होता है। म्यूजियम क्यूरेटर भी वही सिमिलर म्यूजियम डायरेक्टर से थोड़ा नीचे होता है। तो ये उसके म्यूजियम के एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेन डायरेक्टर करता है। बाकी जो म्यूजियम के जितने भी आइटम्स है, जितने भी सेक्शन है, उन सारी चीजों की देखभाल, प्लानिंग, ये सारा काम म्यूजियम क्यूरेटर का होता है। तो मैम आपने बहुत ही संक्षिप्त में जॉब प्रोफाइल्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे व्यूवर्स को बताया। तो अभी हमारे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे कि एक जनरल ग्रेजुएट है हिस्ट्री से, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या है, और साथ-साथ कुछ स्पेसिफिक जो सिर्फ हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। जी मैम। तो ये जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब ये जो हमारा व्यूअर्स है हमारे हिस्ट्री के, तो उनको पहले डिसाइड करना है कि उन्हें आगे एकेडमिक फील्ड में जाना है, या यूपीएससी के फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज के फील्ड में, बैंकिंग का की तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स करके आना है। तो ये अपनी चॉइस पे है। तो पहला तो मैंने सिविल सर्विसेज का इससे पहले बता दिया कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी में अपनी एक संभावना पूरी रहती है कि आप उसमें सफल हो। और बैंकिंग का जो एग्जाम है उसमें भी जनरल स्टडीज के जो भी पोर्शन होते हैं, तो आप वहाँ भी आपको फायदा मिलता है। जनरल स्टडीज जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का होता है, या और भी छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, तो अगर आपने हिस्ट्री की पढ़ाई अच्छे से करी है तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है, लाभ मिलता है कि आपकी तैयारी उसमें अच्छे से कर पाते। अब बात करते हैं कि अलग अलग, हाँ, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मैंने पहले बता दिया है कि आप उसमें नेट जेआरएफ पीएचडी करें, फिर रिसर्च से रिलेटेड काम करें और प्रोफेसर टीचिंग का काम करें। स्पेसिफिक जो कोर्सेज होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भी कराए जाते हैं। आर्कियोलॉजी में शॉर्ट टर्म कोर्स ज्यादातर 1 ईयर, 6 मंथ्स, कहीं कहीं 2 इयर्स का भी होता है। ऐसे ही नेशनल आर्काइव्स जो है, इंडिया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में है। ये बहुत अच्छा कोर्स कराता है 1 ईयर का, आर्काइवल सोर्सेज आर्काइविस्ट का के लिए। अगर वो आप करते हैं तो देश के हर स्टेट में छोटी छोटी जगहों पे भी अभी आर्काइव्स खुले हुए हैं, तो वहां पे आपकी बहुत संभावना बनती है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो आप वहां पे एलिजिबल होते हैं। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा आपका करियर का ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आईसीएचआर, या आईसीएचआर जो है ये मेन फंडिंग एजेंसी है, या आपको फेलोशिप देती है। तो यहाँ पे परमानेंट जॉब को के अब की अपेक्षा आप फेलोशिप लें, और आगे के लिए आप उनका बहुत सारा फेलोशिप आता है, पोस्ट डॉक्टोरल से लेके आपको मास्टर्स के लेवल पे भी आता है, पीएचडी के लिए भी आता है, तो वहाँ वो ग्रांट्स और फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं।
और अगर आपने पीएचडी कर लिया तो वहां आपको किसी किसी प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। सिमिलर टू ICSSR, द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। तो अगर आप सोशल साइंस में हिस्ट्री के सोशल हिस्ट्री के एस्पेक्ट में आप इंटरेस्टेड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ICSSR में सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो करके ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बहुत लंबे समय तक अपना काम वहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही मास्टर्स के बाद पीएचडी करना आवश्यक है। उसके बाद उनका टाइम टू टाइम आता है कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे कि कोई अगर आपने आर्काइव्स में कोई कोर्स किया है और ICSSR में अगर कुछ उससे रिलेटेड काम है तो वहाँ आपकी संभावना बनती है। फिर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे आपको आर्काइविस्ट के रूप में, चाहे वो नेशनल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, मास्टर्स करने वाले हैं उनके लिए। नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में भी आपको वही म्यूजियम क्यूरेटर का, म्यूजियम डायरेक्टर डायरेक्ट तो नहीं बन सकते, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है। लेकिन आप अभी जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि बिहार म्यूजियम काफी बड़ा और अभी देश में काफी उसका नाम, उसने अभी 2 शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है आप वो कोर्स कर सकते हैं। एक 1 ईयर का है, एक 6 मंथ्स का है, ऑनलाइन कोर्स है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि कल को अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी निकलती है तो आपकी बहुत चांसेस बनते हैं कि आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटीज में वही आपको एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्चर आपको काम मिल सकता है। जैसे यूनिवर्सिटीज में बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे अशोका है, सावित्रीबाई फुले है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने पीएचडी किया है या आप रिसर्च स्कॉलर है तो आपको वहाँ पे काम मिल सकता है। कॉलेज में आपको टीचिंग के प्रोफेसर के रूप में हिस्ट्री वालों को काम मिल सकता है। इसके अलावे जो जिन्होंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि आजकल वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट टेस्ट होता है। तो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट में वो करके, अगर आपने बीएड किया है तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेंट्रल स्कूल में सीटेट करके आता है। सेंट्रल स्कूल के लिए स्टेट के जो भी +2 स्कूल्स हैं वहां भी वो बहुत अच्छा जॉब है, तो आप उसको भी अपने करियर में जगह दे सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के साथ साथ। फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट म्यूजियम एंड कल्चरल गैलरीज, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अगर जिन्होंने मास्टर्स किया है उनके लिए ये कल्चरल फील्ड में, कल्चरल गैलरीज में कभी कभी टाइम टू टाइम ये आता है, वैकेंसी आती है। और उसके साथ अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है तो चाहे म्यूजियम से रिलेटेड हो या कल्चरल से रिलेटेड हो या आर्ट से रिलेटेड हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपको ये संभावना बनती है कि आपको कल्चरल गैलरीज या म्यूजियम में डिफरेंट लेवल के पोस्ट्स होते हैं। तो आप वो चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का आता है, ज्यादातर म्यूजियम्स जो है वो सरकारी संरक्षण में ही रहते हैं, कहीं कहीं अब प्राइवेट म्यूजियम भी आने लगे। वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री से में जो लोग इन सारे कोर्सेज में जाना चाहते हैं या इन सारे फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में भी कई बार हिस्ट्री वालों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपने मास्टर्स किया है हिस्ट्री से, साथ में लाइब्रेरी साइंस का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, तो आपको बहुत संभावना बनती है कि आप वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट के चांसेस काफी बनते हैं जब वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा वही टिस है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज पटना में है, एनएस है, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनके चलते सोशल साइंस। उस प्रोजेक्ट्स में मास्टर्स के बाद आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं, वहाँ भी आप काम करने के लिए जा सकते हैं। जी मैम, तो वंदना मैम, आपने करियर अपॉर्चुनिटीज इन हिस्ट्री के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी।
फिर भी यदि हमारे व्यूअर्स कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो वे हमें 9109548885 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेरीज हमें लिखना चाहते हैं तो careercounselorsindia@gmail.com पे लिख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम समय-समय पर नई जानकारी देते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके हमारे एक्टिविटीज़ से अपडेटेड हो सकते हैं। तो ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका है, तो आप हमें फॉलो करें, आपको अच्छा लगेगा। और वंदना मैम, अब जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी। एक हिस्ट्री की प्रोफेसर होने के नाते, हिस्ट्री राइटिंग में इंटरेस्ट होने के नाते मैं आपको यही कहूंगी कि आप हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ें और उसको अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ें। जब आप हिस्ट्री की, इतिहास की दृष्टि आपकी जब डेवलप होगी, तब जब आप हिस्ट्री किसी भी, कोई भी इंटरेस्ट का अगर फील्ड आप देखें, आप उसके बैक को जानें, तो इतिहास की दृष्टि जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी, आप उस विषय की पकड़ आपके अंदर बढ़ती जाएगी। इतिहास इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी है। जरूरत है सच्ची लगन और रुचि के साथ उसमें आगे बढ़ने की। तो इसी के साथ शुभकामनाएं हमारे व्यूअर्स को, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जी, डॉक्टर वंदना मैम, आपने आज करियर काउंसलर्स इंडिया के माध्यम से करियर अपॉर्चुनिटीज इन हिस्ट्री पर विस्तृत जानकारी दी, जो निश्चित ही व्यूअर्स के लिए बहुत उपयोगी होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद मैम आपका। और पूरे टीम करियर काउंसलर्स इंडिया की ओर से आपके ब्राइट एंड सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और सारे व्यूअर्स को भी धन्यवाद, आपने हमें सुना। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।